जो भी देश में, समाज में, राजनीति में, इकोनॉमी में, इवन कल्चर में जो भी विमर्श चल रहे हैं या जो भी नई बातें आ रही हैं या कुछ संघर्ष के मुद्दे हैं या मुद्दों का पे संघर्ष है, इन सब पे हमारा विमर्श है। और इसी को लेके आज हम जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन के दफ्तर में हैं, दिल्ली के। और इसके जो महासचिव हैं हमारे साथ त्रिलोक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो त्रिलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विमर्श में। धन्यवाद। और पहले तो थोड़ा सा आप अपने इंश्योरेंस जो आपकी यूनियन है उसके बारे में थोड़ा आप बताएं, तो हम क्या क्या कब से बनी और अभी तक का उसका संघर्ष की यात्रा क्या रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हिम्मत जी। जैसे कि आप मेरे पीछे जो बैनर लगा है उसमें पढ़ पा रहे हैं, हमारे संगठन का नाम जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन है। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन हिंदुस्तान में साधारण बीमा कर्मियों का सबसे पहला और सबसे पुराना संगठन है। 1971 में राष्ट्रीयकरण से पहले 107 निजी कंपनियां थी और 107 कंपनियों का जो श्रमिक आंदोलन रहा वो जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन के बैनर तले वो संघर्ष हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद, राष्ट्रीयकरण में और राष्ट्रीयकरण के बाद इस संगठन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका साधारण बीमा कर्मियों के लिए, अधिकारियों के लिए और पूरे उद्योग के लिए एक बहुत ही रचनात्मक, बहुत ही सार्थक भूमिका इस संगठन की रही है। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन इस बात के लिए गर्व करता है कि राष्ट्रीयकरण के बाद जो पिछले 55 सालों का जो यात्रा रही है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की, तो इस पूरी इंडस्ट्री का लाभ जो है, इस पूरी इंडस्ट्री का योगदान जो है आम जनमानस तक कैसे पहुँचे, सामाजिक जो उपेक्षित लोग हैं उन तक कैसे पहुँचे, किसानों तक कैसे पहुँचे और गरीब से गरीब आदमी को इस इंडस्ट्री का लाभ पहुँचे, उसके लिए भी प्रबंधन के साथ बातचीत करता रहा, हस्तक्षेप करता रहा। और साथ ही साथ कर्मचारियों की जो तमाम इश्यूज़ हैं, चाहे वो वेतनमानों के सवाल हों, चाहे वो प्रमोशन पॉलिसी के सवाल हों, चाहे वो निजीकरण के खिलाफ जो हम देखते हैं कि 90 के दशक से और 2024 में हम लोग हैं, तो पिछले 30-35 सालों का नई आर्थिक नीति जब से लागू हुई है, उस नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद जो चुनौतियां और जो संकट हमारी इंडस्ट्री पे आया था, 90 के दशक के बाद सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी संगठन की है इस इंडस्ट्री में, तो वो जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन की है। और जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन के साथी होने के नाते मुझे इस बात पे गर्व है कि हमारे संगठन में साथी के.एस.बी. पिल्ले हमारे पहले प्रथम महासचिव थे, साथी के.एस.बी. पिल्ले। और पिल्ले जी का हम नाम इसलिए लेना चाहते हैं कि साथी पिल्ले जो हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नौसैनिक विद्रोह था उसके एक बड़े जो हैं एक बड़े नायक थे और जिसे भारत सरकार ने भी हाल ही में स्वीकारा और उनकी पत्नी को जो है वो सम्मान जो है अभी कुछ सालों पहले दिया गया है। तो फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बस अंत में मैं ये बात कहूँगा कि आज भी जो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में जो चुनौतियाँ हैं उसमें जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन भरसक प्रयास कर रहा है कि सभी संगठन एकजुट होकर और इस अपनी निजीकरण के खिलाफ और इस इंडस्ट्री को मजबूत करने की जो लड़ाई है उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। जी, अभी जब आपने कहा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी जिसकी बात होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी आई थी 90 के दशक में, उसके बाद सबसे ज़्यादा जिस पे नज़र थी खास करके मल्टीनेशनल्स जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो जनरल इंश्योरेंस पे थी। तो वो क्या खतरा, शायद उस समय 49% एफडीआई शायद लागू होनी थी, अब शायद वो 100% कर दिया गया है। तो अब उन इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं, भीमकाय कंपनियां हैं, उसमें
जनरल इंश्योरेंस जो पब्लिक सेक्टर की जनरल जनरल इंश्योरेंस है, वो कैसे इस चुनौती से निपट रही हैं या निपटने में कितनी सक्षम है, और उसमें जो श्रमिक यूनियन है या कर्मचारी यूनियन है, उनकी क्या भूमिका है? पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखें जी। तो राष्ट्रीयकरण के बाद से एक बहुत ही सुंदर यात्रा रही है, एक सफल यात्रा इस इंडस्ट्री की रही है। और तकरीबन पिछले हम समझते हैं कि 40 सालों तक हम लोगों ने सरकार को बड़ी मात्रा में डिविडेंड्स दिए हैं, और इस इंडस्ट्री का जो लाभ, जो डिविडेंड हम गवर्नमेंट को देते रहे हैं, और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि गवर्नमेंट को LIC और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से एक बड़ी राशि डिविडेंड्स के रूप में मिलती रही है। इसका लाभ जो है देश की तमाम सामाजिक योजनाओं में, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि देश भर में सड़कें बनाने का काम, आम जनता के हित के जो कार्य हुए हैं, उसमें भी हमारा जो डिविडेंड जो हमने दिया है उसका जो है निवेश हुआ है जी। इसके साथ ही साथ जो प्रश्न आपने पूछा है कि जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जिसमें हम 5 कंपनियों को प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, जिसमें GIC री है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनियां लिमिटेड है, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनियां लिमिटेड है। तो हमारा प्रबंधन जो है, क्योंकि हमारा प्रबंधन बहुत ही निपुण प्रबंधन है, और हमारे यहाँ प्रोफेशनली बहुत ही सक्षम मैन पावर है, और इंश्योरेंस के संबंध में मैं समझूंगा कि बहुत ही अध्ययनशील लोग, बहुत ही सक्षम लोग जो हैं हमारी इंडस्ट्री में, अधिकारी भी हैं, और जो मैनेजमेंट के भीतर भी जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही जानकार लोग हैं। जहाँ तक कामकाज के सामने जो चुनौतियाँ हैं, तो इंडस्ट्री के भीतर जो मैन पावर है, चाहे वो आखिरी पायदान पर जो हमारे FTS हैं उनसे लेके और जो चेयरमैन तक जो हमारे लोग हैं, वो सभी लोग अधिकतर लोग जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, और तमाम जो चुनौतियां हैं उसका डट के मुकाबला कर रहे हैं। जहां हमारे सामने जो मूल प्रश्न आता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर में आती हैं, और शुद्ध रूप से भारत सरकार के अधीन हैं। तो हमारे लिए हम कितना ही अच्छा काम क्यों ना करें, जब तक गवर्नमेंट का नज़रिया भी उतना ही अच्छा नहीं होगा, और गवर्नमेंट जो है सीधे तौर पे इन सेक्टर्स को मजबूत करने की दिशा में पहल नहीं लेगी, तब तक जो है सारा बेहतर कार्य भी जो है उसके मायने नहीं रहते हैं। और इस संबंध में हम कहना चाहेंगे कि 2002 जैसे ही जो है जब निजी कंपनियां इस देश में आई, उस दरमियान वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा जी ने यह आश्वासन जो है भारत की संसद में दिया था कि हम जो है प्राइवेट कंपनियां हिंदुस्तान में आ जरूर रही हैं, और इनसे कोई खतरा जो है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को या देश को नहीं होगा, बजाय कंपटीशन बढ़ेगा, और सरकार जो है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के साथ खड़ी होगी, इन्हें मजबूत करेगी। लेकिन हमें बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 30 सालों से लगातार जब से जो है इस तरह का संकट हमारे सामने आया है, हमने सरकार से इन चारों कंपनियों के एकीकरण की बात की है, जिससे हमारा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कम हो, और हम लोग जो है LIC की तरह एक मजबूत एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देश के सामने हो, जिससे कि प्राइवेट कंपनियों से भी हम लोग बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें। इंटरनल जो हमारा कंपटीशन है, इंटरनल जो हमारी अंदरूनी जो कलह है, ये कम से कम हो। लेकिन दुख की बात है कि एक तरफ भारत सरकार बैंकों में मर्जर की बात कर रही है, और वहाँ बैंकों के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में, जनरल इंश्योरेंस में हम मांग कर रहे हैं कि हमारा मर्जर करें, क्योंकि बैंकों की ज़मीनी स्थिति अलग है, इसलिए वो वहाँ विरोध कर रहे हैं। वहाँ श्रमिक, हमारे यहाँ हमारी जो ज़मीनी स्थिति है, हमारी जो मार्केट की स्थिति है,
वो ये कहती है कि कंसोलिडेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और यहाँ कंसोलिडेशन नहीं किया जाता है। जी। जी। तो ये तो हो गया, मतलब इसके इंश्योरेंस के लेके जो चीज़ें हैं, लेकिन लगातार खतरे भी मंडरा रहे हैं आपके ऊपर, और कई बार तो हालत ये हो जाती है कि अ, कब बेच दिया जाएगा, कब इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, विनिवेशीकरण कर दिया जाएगा। तो इसमें जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, एक तो उनको कितना फ्री हैंड दिया जा रहा है काम करने के लिए, दूसरा जो उनके जो सुविधाएं हैं जैसे वेतनमान का रिवीजन करने से लेकर दुनिया भर की जो और भी चीज़ें हैं, तो उनमें भी कोई कटौती हो रही है या सब ठीक ठाक है? हिम्मत जी, इस बारे में बहुत ही गंभीर बात है कि अभी हाल ही में हमारा एक डेलीगेशन वित्त मंत्री जी से मिलने गया, और वहाँ हमने जो कर्मचारियों के सामने उनकी जो मांगें हैं वो रखी। जो कर्मचारियों की मांगें हैं, जिसमें हमारे वेतनमानों को लेके 2022 में हमारे वेतनमान 1 अगस्त 2022 से ड्यू हैं, जिसमें बढ़ोतरी होनी है। 30% फैमिली पेंशन स्कीम जो बैंकों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में दी जा रही है, वो हमारे यहाँ आज भी नहीं दी जा रही है। एनपीएस जो है 14%, ये भी जो है बैंकों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ये भी जो है हमारे यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 1995 की जो हमारी पेंशन स्कीम है, उसमें 2010 के बाद से जो हमारे कर्मचारी अधिकारी जो इस इंडस्ट्री में आए हैं, इसका हिस्सा बने हैं, उनको भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो जहाँ तक हमारी मांगों का सवाल है, लगातार हमें जूझना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। सरकार ये ज़रूर कहती है कि हम जो है हम देख रहे हैं, और ये भी बहुत इस बार वित्त मंत्री महोदय से जब बातचीत हुई तो उन्होंने उल्टा हमसे सवाल किया कि आपकी जो मैनेजमेंट है या जिप्सा मैनेजमेंट है, ये वेज रिवीजन ड्यू होने से पहले अपना होमवर्क क्यों नहीं करती है। तो हमने उनसे कहा कि मैडम, ये पहले एक दौर में हम लोग जो हमारा मैनेजमेंट डीएफएस को समय से चीज़ें देता था, रिकमेंडेशंस देता था, तो ये कहीं ना कहीं जो देरी है वो जिप्सा के स्तर पे नहीं है, और ये देरी जो है डीएफएस और सरकार के स्तर पे है। तो एक तरफ हम लोग ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ वित्त मंत्री महोदय हमसे उल्टा पूछ रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि असली संकट कहाँ है। जहाँ तक आपने कहा कि कर्मचारियों के सामने जो ऑफिस में कार्य करने की जो चुनौतियाँ हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कम्पिटिटिव वातावरण में, इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में, हमारी जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तमाम दबाव में, विपरीत हालात में और कम से कम मैन पावर के साथ अपनी जो तमाम जिम्मेदारियां हैं उसको बेहतर तरीके से उनका निर्वाह कर रही हैं। हाँ, हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, और हम लगातार जो है सुधार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें खुशी है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, जहां प्राइवेट कंपनीज अनएथिकल तरीके से अपने कारोबार को बढ़ा रही हैं, लाभ का ही बिजनेस करती हैं, और यहां तक कि हमने देखा है कि पूरा संस्थागत तरीके से उन्होंने पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का जो बना बनाया जो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस था, उसको भी जो है अनेक हम कहेंगे कि जो अनप्रोडक्टिव फोर्सेस हैं और जो अवसरवादी ताकतें हैं, उनको साथ में लेके वो सारा बीमा लेने की कोशिश की है। इसके बावजूद पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, अब आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने में जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं, वो बहुत बेहतर रिजल्ट्स आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 31 मार्च के बाद जो बैलेंस शीट आएगी, जो ट्रेंड चल रहा है, हमारी इंडस्ट्री बेहतर से बेहतर जो है रिजल्ट देने की ओर आगे बढ़ रही है। जी, वो एक तो ये हो गया, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा श्रमिकों के जो अधिकार हैं और उनके जो कानून बने हुए थे, खास करके लेबर राइट्स को, उसमें से 46 कानून को तोड़ के या कहिए कि समेट के 4 कोड में ले आ दिया गया। तो क्या इसका असर जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ को पड़ने वाला है,
और दूसरा कि जो दूसरे जो लेबर मूवमेंट्स चल रहे हैं, मजदूरों के जो आंदोलन चल रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम से लेके और भी जो अधिकारों के जो मामले हैं, उसके साथ आप लोगों का कोई रिश्ता है या कोई जिससे कि मतलब एक जुड़ाव महसूस हो एक श्रमिक वर्ग के नाते? मुझे बहुत खुशी है कि जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन अपनी स्थापना से ही देश के जो बड़ा व्यापक श्रमिक आंदोलन रहा है हिंदुस्तान भर में, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की अगुवाई में जिसे हम लोग लड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन फाइनेंशियल सेक्टर के भीतर एलआईसी और बैंकों के साथ जो वहाँ के श्रमिक संगठन हैं उनके साथ मिलके भी हम लोग एक जो हमारी साझी लड़ाई है उसका भी एक उसमें भी हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही है और हम उसका एक मजबूत हिस्सा रहे हैं। और जहाँ तक आपने श्रमिक आंदोलन से जुड़े हुए श्रम कानूनों में जो बदलावों की बात की है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो देश में कॉरपोरेट प्रस्त पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है और जो क्रोनी कैपिटलिज्म इस देश में बढ़ रहा है और जो मित्र कारोबारी हैं उनको ही आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे वातावरण में श्रमिक कानूनों को उनका जो श्रमिक कानूनों का जो न्याय पक्षी उनकी एक भूमिका होती थी उसको एक तरफा जो है एक तरफा सरमाएदारों के पक्ष में खड़ा किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में नारायण मूर्ति जैसे उद्योगपति जो आईटी सेक्शन से हैं वो बयान देते हैं कि एम्प्लॉयज़ को 12-12 घंटे काम करना चाहिए। तो आप सोचिए कि क्रोनी कैपिटलिस्ट तो बहुत दूर की बात है, ऐसे जो उदारवादी जिनको हम लिबरल कॉर्पोरेट्स बोलते हैं, जब वो भी इस तरह की बात करते हैं तो बहुत दुख होता है। और जो 8 घंटे काम का जो अधिकार है और जो श्रमिक जो तमाम हमारे राइट्स हैं वो हमारी पुरानी पीढ़ी ने बहुत संघर्ष करके हासिल किए हैं और जिस तरह से उन पे हमला हो रहा है उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। हमारा संगठन पिछले 10-12 सालों से लगातार जिस तरह से श्रमिक कानूनों में बदलाव किया जा रहा है उसके खिलाफ जो राष्ट्रीय स्तर पे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर हम लोगों ने कई स्तर पे इस लड़ाई को लड़ा है और आगे भी हम प्रतिबद्ध हैं। 16 तारीख को हाल ही में जो किसानों का और जो श्रमिकों का एक देशव्यापी बंद और जो देशव्यापी संघर्ष हुआ था उसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 15 फरवरी को हमने राष्ट्रीय स्तर पे अपने इशूज़ के साथ साथ इस पूरे आंदोलन को सॉलिडरिटी भी प्रदान की और 16 तारीख को जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन के साथ ही अलग अलग जगहों में हमने, क्योंकि उसमें जो 4 लेबर कोड हैं उसको लेके भी एक बहुत बड़ा रोष था पूरे देश के श्रमिकों में, तो उस आंदोलन का भी हम लोग हिस्सा रहे। जी, एक सवाल बस अंतिम सवाल है। जिस तरह की सरकार है और ख़ास करके 14 के बाद पहले जो आंदोलन करते थे और अब के आंदोलन करने में क्या अंतर है? आंदोलनों की दशा दिशा कितनी भटकी है या कितनी दिशा पाई है, ये तो अभी हम अलग बात करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और जो चूँकि आप लगातार श्रमिक आंदोलन में, कर्मचारियों के आंदोलन में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, कौन कौन से समय आप ज़्यादा परेशान रहे, मतलब कचोटता रहा कि नहीं शायद ज़्यादा बेहतर होता कि हमारे साथी लोग जाग जाते या समझ पाते? तो एक तो ये एक पहलू होता है, हर नेता के साथ होता है, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बात कर रहा हूँ। दूसरा है कि कौन कौन से ऐसे वो बॉन्ड्स कहिए या एक कहिए कि उसको नाम मैं नहीं दे पा रहा हूँ, वो अनुभव है या जुड़ाव है जो आपको ताकत देती है? हेमंत जी, जो पुरानी पीढ़ी थी श्रमिक आंदोलन की, उस पीढ़ी ने अपना सर्वोत्तम बलिदान और अपना सेक्रीफाइस करके
हमारे पास ऐसी लंबी श्रृंखला है हमारे नेताओं की, जिसमें शुरू में मैंने नाम लिया था साथी KSB पिल्ले जी का। इसी कड़ी में साथी रविंद्र नाथन जी हमारे एक आदर्श नेता रहे हैं, हमारे ऑल इंडिया महासचिव थे भूतपूर्व। साथी MS उपाध्याय जी, साथी कोठारे जी, साथी काका सामंत जी, साथी अभी हाल ही में हमारे बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ साथी हमारे बीच में नहीं रहे, साथी उमेश सिंह जी, हमारे लिविंग लीजेंड कॉमरेड MS उपाध्याय, कॉमरेड NP उपाध्याय जी। ऐसे हमारे पास एक लंबी श्रृंखला है हमारी लीडरशिप की, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है श्रमिक आंदोलन, साधारण बीमा निगम में श्रमिक आंदोलन को मजबूत करने, सशक्त करने और इस इंडस्ट्री को सफल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। और यही कारण है कि आज भी हमारी इंडस्ट्री में जो हमारी जड़ें हैं, हमारी इंडस्ट्री के श्रमिक आंदोलन की, वो बहुत मजबूत हैं। और हमारे यहाँ विपरीत से विपरीत चुनौतियाँ या बड़े से बड़े हमले जब भी हुए हैं, हमारे साथियों ने उसके खिलाफ बढ़ चढ़ के मुकाबला किया है। हाँ, एक बात हम जरूर देखते हैं कि आज के इस उपभोक्तावादी दौर में, जहाँ तमाम तरह का जो पूरा सांस्कृतिक भटकाव, सांस्कृतिक पतन हम देख रहे हैं, मानवीय मूल्यों में संवेदनहीनता देख रहे हैं, समाज में जो है पूरे समाज में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो समाज में भी जो है जिस तरह से एक तरह से मूल्यों में गिरावट हम देखते हैं, तो उसका असर हमारी इंडस्ट्री में भी है। और हम देखते हैं कि एक तरह से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे प्राइवेट कंपनियां हिंदुस्तान में आएंगी तो शायद जो है प्राइवेट कंपनियां देश को जो है चांद पे ले जाएंगी, ऐसा इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। हम प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ नहीं हैं, और हम तो जानते हैं, हम तो इसको दिल से स्वीकारते हैं कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रहा है, और यही हमारी ताकत रही है, जिसमें पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों के लिए ही एक स्पेस रहा है। लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण बात यह है कि इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर जो रेगुलेशन होना चाहिए था और जो लेवल प्लेइंग फील्ड सरकार को देना चाहिए था, पिछले जो 10 सालों की आपने बात की है, वो कहीं ना कहीं एक तरफा प्रतीत होता है। और मैं बहुत साफ तौर पे ये कहना चाहूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है सच रखना, कि माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, पिछले 10 सालों में पहली बार पिछले संसद सत्र में उन्होंने स्वीकारा कि पब्लिक सेक्टर जो हैं उनके कार्यकाल में उन्होंने दुगना मुनाफा कमाया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब ये बात कहते हैं कि उन्होंने दुगना मुनाफा कमाया है, तो अलग अलग पब्लिक सेक्टर्स के सामने जो चुनौतियां हैं, वहाँ के प्रबंधन, वहाँ के कर्मचारी वर्ग से बात करने की बजाय, वहाँ और पब्लिक सेक्टर्स को मजबूत करने की बजाय, दुख की बात है कि पब्लिक सेक्टर्स को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। पब्लिक सेक्टर्स को धीरे धीरे एक धीमी जो एक स्लो पॉइजन जो होता है, एक धीमी मौत की ओर बढ़ाया जा रहा है। और दुख इस बात का भी है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आज ये कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर्स, चुनाव से पहले जो बजट है उसमें वो ये बात कहते हैं, लेकिन 2014 में तमाम जगह इस तरह की बातें भी थी, इस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उस समय उनकी सोच ये थी कि पब्लिक सेक्टर्स हैज़ नो बिजनेस टू रन द बिजनेस एंड पब्लिक सेक्टर्स आर बॉर्न टू डाई। तो आप तीन स्टेटमेंट, देश के सर्वोत्तम व्यक्ति जो सर्वोत्तम पद पे हैं, जिनके ऊपर सर्वोत्तम जिम्मेदारी है, जब वो इस तरह के बयान देते हैं तो उसका स्वाभाविक है पब्लिक सेक्टर्स के लोगों पे एक तरह का एक निराशाजनक जो है एक माहौल बनता है और एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहना चाहूँगा, जो आपने मुझसे पूछा कि निजी तौर पे जो आपके सामने सबसे चुनौतीपूर्ण बात क्या रही, तो सबसे चुनौतीपूर्ण बात यही है कि जब देश की सत्ता में सर्वोत्तम व्यक्ति, सर्वोत्तम जो सर्वोत्तम, यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है, सर्वोत्तम पद पे जो विराजमान लोग हैं, संवैधानिक पद पे, जब वो लोग इस तरह की दोहरी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विचलन और एक चिंता हमारी ओर बढ़ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज जितनी ईमानदारी से हमारा प्रबंधन, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारा समस्त श्रमिक वर्ग पूरी इंडस्ट्री में
अपना योगदान दे रहा है। और देश भी जो है, देशवासी भी स्वीकारते हैं इस बात को कि पब्लिक सेक्टर्स की एक रचनात्मक और एक प्रगतिशील, एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके बावजूद भी जो है, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक बात मैं इंश्योरेंस के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि हमारे संगठन के लगातार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हमने पत्र लिखे, पीएमओ को पत्र लिखे, और तमाम विरोध के बाद प्राइवेट सेक्टर्स की बहुत सी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो बड़े बड़े दावे करती हैं इंश्योरेंस देने के और क्लेम्स जो है जल्दी सेटल करने के, वो जो हजारों करोड़ रुपए का जीएसटी तक जो है वो भारत सरकार को नहीं दे पाए। हमारे लगातार सवाल उठाने के बाद जो है अब मैं देख रहा हूं कि कुछ 2-3 कंपनियों पे फाइन हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री अगर कहीं ना कहीं किसी तरह की किसी तरह की कोई छोटी भूल यहाँ होती है तो बहुत बड़ा फाइन लग जाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनियां जो संस्थागत लूट कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियां जो संस्थागत तौर पे सुनियोजित तरीके से जीएसटी तक नहीं दे रही हैं, उनके लाइसेंस रद्द नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, और उनको जो है बस एक टोकन जो है वो देके और उनको छोड़ दिया जाता है। एकदम सही कह रहे हैं। एक चीज़ और, जब आप बात निकली है तो चूंकि हम बंद करना चाह रहे थे लेकिन बात निकली है तो 2 बातों पे हम ध्यान देंगे। एक तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं, और खास करके जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, जब देश पे संकट आता है तो सबसे पहले उन्हीं को लगा दिया जाता है कि आप ये काम संभालिए, आप ये काम संभालिए, जबकि प्राइवेट कंपनियों को कोई पूछता ही नहीं है। दूसरा कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टर्म है, तो वो तो देखता हूँ कि जो भी पब्लिक सेक्टर, खास करके जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, वो लगातार काम कर रही हैं, तमाम जगहों पे काम कर रही हैं, इनके लिए कोई बाधा नहीं है। तो जो समाज के जो सबसे पिछड़े हिस्से पे या समाज में सबसे ज़्यादा जब संकट का समय आता है तब तो याद आती है पब्लिक सेक्टर, और जब मुनाफे की बात होती है तो प्राइवेट सेक्टर। तो ये मतलब विरोधाभास क्या है? इस विषय में मैं एक आपको ज्वलंत उदाहरण देना चाहूँगा कि हाल ही में हमने देखा कि पूरी दुनिया में और देश में इतनी बड़ी महामारी जो है, कोविड महामारी का दौर हम सब ने देखा है। और उस कोविड महामारी में जहाँ पे हम देखते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो स्थिति थी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, और जितने भी सरकारी हॉस्पिटल थे आप देखते थे कि सरकारी हॉस्पिटल्स ने बढ़ चढ़ के जो है उस समय अपना योगदान दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोविड के दौरान पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ ने, हमारे बहुत से साथी बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में, हॉस्पिटल्स में शहीद हुए, लेकिन वो अपनी देश के प्रति जो उनकी देशभक्ति है, देश के प्रति जो उनका लगाव है, समाज के प्रति जो उनका जिम्मेदारी का बोध है, उसके तहत वो अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे। और वो बहुत से साथी हमारे बीच में नहीं रहे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि कोविड के पीरियड में भारत सरकार ने जो कोविड के पीरियड में जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो बीमा था, जो मेडिक्लेम के तहत या ग्रुप मेडिक्लेम के तहत, उसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का ही योगदान रहा, जो हमने बीमे की सुरक्षा उस दौर में देश के तमाम हिस्से को दी। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि देश में कहीं भी अकाल पड़ता है, देश में कहीं भूकंप आते हैं, कहीं राइट्स होते हैं, देश में किसी भी तरह से आपदा आती है, और तमाम तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं वो होता है, तो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां वहाँ पूरी तरह से तत्पर तरीके से उनके साथ खड़ी होती हैं। और उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की 2 बड़ी योजनाएं हैं। एक तो आयुष्मान भारत योजना है, जिसके तहत वो चाहते हैं कि भाई बहुत बड़ा हिस्सा जो भारत का है, तकरीबन 50% हिस्सा उसका मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत उसका इंश्योरेंस कवर हो। और दूसरा जो है जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है,
और कृषि बीमे की मैं बात कर रहा हूँ। तो उदाहरण के लिए आप देखिएगा कि कृषि बीमा सस्ती और सुलभ दर पे, जो किसानों का बीमा है वो सस्ती और सुलभ दर पे मिले, इसके लिए पब्लिक सेक्टर हमेशा खड़े रहते हैं। और बीमा करने के बाद अगर आप देखेंगे आंकड़े, तो क्लेम रेशियो भी जो है सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का ही रहता है। और इसके साथ साथ आयुष्मान भारत की, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, ये आयुष्मान भारत में भी बहुत बड़ा जो कार्य है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां कर रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जहां इन कंपनियों को रिकॉग्नाइज करने की जब बात आती है, इन कंपनियों को मजबूत करने की बात आती है, इन कंपनियों को स्ट्रेंथनिंग करने की बात आती है, तो सरकार जो न्यूनतम कैपिटल इन्फ्यूजन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पूंजी इन सामाजिक योजनाओं को पूरा करने में पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लग जाती है, लेकिन जब सपोर्ट की बात आती है तो सरकार उदासीन रहती है और उतनी जो है तत्परता से जो है साथ नहीं खड़ी होती है इस इंडस्ट्री के। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। इस विषय में हमने माननीय वित्त मंत्री जी को भी लगातार लिखा है, उनसे मिले भी हैं, डीएफएस के बड़े अधिकारियों को भी लगातार हम लोग जो है लिखते आए हैं, पीएमओ को भी लिखते आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इस पे जल्द ही कोई सार्थक निर्णय लेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक जी हमसे बात करने के लिए। और बहुत सारे सवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए आपके बातचीत से निकल के आए हैं और मुझे लगता है कि उस पर हम अलग से अलग अलग पहलू पे विस्तार से हम बात करें। तो आज यहीं हम आपसे विदा लेते हैं, समय देने के लिए भी और बहुत बेहतरीन जो विचार हैं रखने के लिए फिर से हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मुझे थैंक यू।